नमस्कार दोस्तों, आज हम मौर्य प्रशासन की चर्चा करेंगे। मौर्य प्रशासन की जब बात आती है तो हमें इकोनॉमिक्स ऑफ चाणक्य चाणक्य की जो इकोनॉमिक्स है उसके द्वारा हमें सूचना मिलती है कि चाणक्य ने कहा था कि सप्तांग सिद्धांत जो दिया था वो चाणक्य ने दिया था। ये सप्तांग क्या है? सबसे पहला आता है राजा, यानी 7 अंग जो थे वो पहले था राजा। राजा के बाद में जो नाम आता है अमात्य, यानी राजा की हेल्प के लिए अमात्य होने जरूरी है। उसके बाद जनपद, यानी जब तक एक राज्य नहीं होगा तब तक राजा भी क्या करेगा। चौथा आता है दुर्ग, यानी प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, सुरक्षा के लिए दुर्ग भी होने जरूरी है। उसके बाद आता है कोष, यानी जिस राज्य में कोष रहेगा तो उस राज्य की जो शक्ति भी ज़्यादा रहेगी। यदि कोष खाली तो यहाँ पर राज्य काम नहीं करेगा। उसके बाद में नाम आता है सेना। छठवां पार्ट है सेना का, यानी सेना भी अच्छी होनी चाहिए और मित्र भी होने जरूरी होता है, यानी जिसके मित्र ज़्यादा होंगे वह राज्य उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पर बात कही है ये चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कही है। तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है तो यहाँ पर सबसे जो परीक्षण के नाम आता है, साम्राज्य का जो मुख्य मंत्री होता था, यानी मंत्रियों को जो अर्थशास्त्र में कहा गया है वो है तीर्थ शब्द से मंत्रियों को पुकारा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंत्रियों को किस नाम से पुकारा गया है? तीर्थ नाम से पुकारा गया है। तो पिछली जो क्लू थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि तीर्थ कहा गया है। अब यहाँ पर तीर्थों की संख्या जो आती है वो कुल मिलाकर के 18 आती है, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुल मिलाकर के 4 राज्य थी, और उसके बाद में अशोक के समय इनकी संख्या बढ़ी है और राज्यों की संख्या ज़्यादा हुई है, और राज्य जो बढ़कर है वो 5 हो गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्यों की संख्या कितनी थी? वो 4 राज्य थे। कौन कौन से थे? देखिए, पहला है उत्तरापथ, और इसकी जो राजधानी थी उत्तरापथ की तक्षशिला थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। दूसरा आता है दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ की जो राजधानी आती है सुवर्णगिरी, यानी वर्तमान का जो कर्नाटक और आसपास का जो क्षेत्र आता है वो, यानी महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक का तो एरिया आता है वो दक्षिणापथ में आता है। उसके बाद अवंती रथ, वर्तमान का उज्जैन और आसपास का जो क्षेत्र आता है वो अवंती रथ के नाम से जाना गया है, और इसकी जो राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैन। तो आपसे पूछा जा सकता है अवंती रथ की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। और 5वां आता है प्राची, यानी मध्य देश, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। और जो 5वां राज्य बना है वो अशोक के समय बना है कलिंग, क्योंकि कलिंग पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, और यहाँ का राजा उस समय नंदराज था, और कलिंग को जीत करके उसने अपना राज्य इसे घोषित किया था। और कलिंग की 2 राजधानियाँ बनी थी, उत्तर में तौसली, लेकिन मूल रूप से तौसली राजधानी थी, और दक्षिण में जौगढ़, इसकी 2 राजधानियाँ थी, लेकिन जौगढ़ इतनी प्रभावशाली नहीं रही जितनी की तौसली रही थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर दोगे तौसाली उसकी राजधानी थी। अब ये तो थी यानी मौर्य प्रांत। तो प्रांतों की संख्या मैंने कितने बताई है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, बिंदुसार के समय भी 4 प्रांत थे, लेकिन अशोक के समय इनकी संख्या 5 हो गई थी। तो आंसर आएगा 5 थे। अब इनमें आता है कि मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड जो है वो कितने रूपों में था, यानी मौर्य प्रशासन जो बांटा गया था वो अलग अलग भागों में 7 प्रकार से बांटा गया है। अब ये जो 7 प्रकार से कौन कौन से हैं? पहला आता है साम्राज्य, दूसरा आता है प्रांत, और तीसरा जो नाम आता है यहाँ पर, तीसरा नाम आएगा आहार या विषय, यानी विषय के जो मुखिया होता था उसको विषयपति कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विषय का
मुखिया कौन होता था? विषयपति होता था। और यहाँ पर चौथा है स्थानीय। स्थानीय। और यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें बतानी पड़ेगी स्थानीय के बारे में कि 800 गांवों का एक समूह होता था। ये कितने का? 800 गांवों का एक समूह क्या कहलाया? स्थानीय कहलाया। और कई स्थानीय मिलकर के क्या बनते थे? आहार बनते थे। और कई आहारों से मिलकर क्या बना? प्रांत बना। और प्रांतों से मिलकर क्या बना? साम्राज्य बना था। अब बात आती है स्थानीय के बाद में, यानी पांचवा था द्रोणमुख। द्रोणमुख। अब एक द्रोणमुख में 400 गांव होते थे। कितने होते थे? 400 गांव होते। तो आपको ये पता चल गया है कि 2 द्रोणमुख मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक स्थानीय बनेगा। और 800 गांवों से मिलकर क्या बनेगा? एक स्थानीय बनेगा। तो आप ये कर सकते हैं। तीसरा आता है खरपटिक। खारवटिक। अब खारवटिक जो होता था उसमें यानी द्रोणमुख से आधे गांव होते थे, यानी 200 गांव होते थे उसमें। और सबसे छोटा है संग्रहण। संग्रहण। और संग्रहण में 100 गांवों का एक समूह होता था। तो आपसे पूछा जा सकता है संग्रहण में कितने गांव होते थे? 100 गांवों का एक समूह होता था। और सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन है? ग्राम है। और ग्राम का जो मुखिया होता था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानिए, इसका जो आका विषय है वो सबसे ग्रामीणी होता था इसका मुखिया। और विषय का विषयापति होता था। तो आपसे पूछा जा सकेगा अधिकारी जो है कौन है? तो स्थानीय जो समाहर्ता के अधीन होते थे सारे के सारे। और यहाँ पर समाहर्ता और अर्धशासित प्रदेश भी थे कुछ, जिनमें आधा राजा किसी और को दिया गया था और वहाँ पर से टैक्स लिया जाता था स्पेशली प्रकार से। अब अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें युक्त का उल्लेख हुआ है। अभी युक्त क्या था? यानी इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क जो स्थापित किया गया था वो कौन करता था? युक्त करता था। अब यहाँ पर नगर प्रशासन के लिए उन्होंने कुछ समितियां बनाई थी और कुल मिलाकर के 6 समितियां थी नगर प्रशासन को चलाने के लिए। अब ये 6 समितियां थी, लेकिन इन 6 समितियों के कार्य जो थे वो अलग अलग थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नगर प्रशासन की कुल कितनी समितियां थी? तो आपको आंसर देना है कि यहाँ पर कुल 6 समितियां थी। और उनके कार्य क्या क्या है? देखो, प्रथम समिति को मैं आई से लिख रहा हूँ। तो प्रथम समिति है, उसका कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। उद्योग व शिल्पों का निरीक्षण करना कि वो इकाई अभी चल रही है या नहीं चल रही है, और चल रही है तो प्रॉफिट कितना हुआ है, इसकी सूचना किसको मिलती थी? किससे मिलती थी? यानी प्रथम समिति करती थी। दूसरी समिति है विदेशियों की देखरेख करने वाली। विदेशियों की देखरेख करना, यानी दूसरी समिति का जो कार्य था विदेशी जो लोग आते थे उनकी देखरेख करना था। तीसरी समिति का कारण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र यानी प्रमाण रिकॉर्ड बनाना था। जन्म मृत्यु पंजीकरण, यानी आधुनिक युग में जो पंजीकरण होता है वो किसकी देन है? वो अशोक के प्रशासन की ही देन है। प्रशासन जो कार्य शुरू किया था अशोक ने ही शुरू किया था। और चौथी जो समिति आती है उसका जो कार्य था व्यापार वाणिज्य को संचालित करवाना था। तो व्यापार और वाणिज्य को संचालित करवाने का जो कार्य था वो किसका था? चौथी समिति का था। पांचवी समिति जो है यहाँ पर निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निर्णय करती थी, निरीक्षण करती थी कि कितनी वस्तुएं बिकी है और कितनी नहीं बिकी है, किसे बेचनी है और कितने भाव पर बेचनी है। ये कार्य कौन करेगी? पांचवी समिति करेगी। और छठी समिति है, उसका कार्य था बिक्री कर वसूल करना। तो छठवीं का कार्य क्या था? टैक्स वसूली करना था। तो टैक्स वसूली का कार्य छठवीं समिति करती थी। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो आपको आंसर देना है प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब ये तो बात थी हमारी, यानी नगर प्रशासन को चलाने के लिए समितियों की संख्या कितनी थी? तो आपको आंसर देना 6 समितियां थी। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। ऐसे ही जो कुछ यूनानी जो स्रोत है वो भी कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अधिकारी थे, वो केवल 3 प्रकार के अधिकारी बताते हैं यूनानी लेखक। तो 3 प्रकार के जो लेखक हैं कौन बताते हैं?
यूनानी लेखक कहते हैं कि एक तो था एग्रोनोमोई, दूसरा था एंटोनोमोई, और तीसरा जो था सैनिक अधिकारी। ये 3 प्रकार के जो अधिकारी बताते हैं, कौन बताते हैं? जो यूनानी लेखक आए थे, जिनमें नाम आता है स्ट्रेबो और एरियन का। ये 2 लेखक इसमें ज़्यादा प्रभावशाली थे। लेकिन हमें बात आती है एग्रोनोमोई से। तो एग्रोनोमोई कौन था? यानी जिलाधिकारी था, जो मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी था। यानी मार्ग निर्माण करने का जो कार्य था वो किसके हाथों में था? एग्रोनोमोई के हाथ में था। दूसरा आता है एंटोनोमोई, नगर आयुक्त होता था। ये नगर में जो आयुक्त होता था वो कौन था? एंटोनोमोई था। और सैनिक अधिकारी, जो कि नगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी रक्षा न करके उसकी रक्षा करने का जो कार्य कौन करता था? सैनिक अधिकारी करता था। इसके अलावा भी अशोक के कुछ अभिलेख जो है वो भी कहते थे कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अधिकारी थे। जबकि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे उनमें जो लघु शिलालेख है उनमें केवल एक को छोड़ दिया जाए, रोमनदेवी अभिलेख को, तो बाकी के सारे जो अभिलेख सूचना देते हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सूचना देते हैं। जबकि एक अभिलेख जो आता है रोमनदेवी अभिलेख, उसमें इकोनॉमी के बारे में सूचना मिलती है कि नेपाल की चराई जो है, लुम्बिनी जो ग्राम है, उसमें उन्होंने 1/8 टैक्स कर दिया था। पहले 1/6 था, उसके बाद में कितना कर दिया? 1/8 कर दिया था। और सारे जो अभिलेख है अधिकांश जो है सूचना इसकी देते हैं। तो यहाँ पर एक जो शब्द आता है अभिलेखों में राजू। अब यहाँ पर अशोक के जो अभिलेखों में जो राजू का शब्द आया है उसका मतलब है ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। यानी गाँव में जो जनपद होते थे उनकी देखभाल कौन करता था? राजू करता था। और इसके पास कुछ संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियाँ भी होती थी। यानी कुछ एक कर संग्रह तो करता ही करता था और न्यायिक शक्तियाँ भी इसको दी गई थी। और गाँव का जो न्याय व्यवस्था है इसी के अधीन होती थी। दूसरा जो अधिकारी आता है वो आता है प्रादेशिक नाम आता है। अब प्रादेशिक की जब बात आती है तो जिला अधिकारी होता था ये, यानी अर्थव्यवस्था के प्रदेश जो है वो इसके अधीन होते थे। तीसरा आता है महामात्र, जो उच्च अधिकारी है और नगर को प्रशासनिक संबंधी कार्य करता था। अब नगर की जो प्रशासनिक संबंधी कार्य होता था वो किसके अधीन था? महामात्र के अधीन था। उसके बाद अगला आता है प्रतिवेदक। और प्रतिवेदक की जब बात हम करते हैं तो इसका कार्य सम्राट को विभिन्न सूचना देना होता था। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त के समय जो चाणक्य था उसने कुछ बातें और भी बताई है कि यहाँ पर सैन्य व्यवस्था जो है वो भी उन्होंने बताई है कि सेना जो है वो भी पृथक, यानी सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था। तो सेना विभाग भी है, कितने भागों में बंटा था? 6 भागों में बंटा था, जिसमें पैदल सेना थी, अश्व सेना थी, हाथी सेना और रथ सेना भी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो प्रवर्ती शासक है उनके पास में नौसेना भी बताई गई है। और नौसेना के माध्यम से भी उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इनकी जो सेना थी वो भी बड़ी थी। अब यहाँ पर एक नाम आता है प्लिनी। अब प्लिनी ने अपनी जो नेचुरल हिस्ट्री है उसमें भी लिखा है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त के पास में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे, 800 रथ थे और उसके पास में विराट सेना थी। ऐसी बात जो कहता है कौन कहता है? प्लिनी लिखता है। और प्लिनी ने जो सोर्स लिया है वो इंडिका से लिया है, यानी जो मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। और इंडिका के जो सोर्स मिलेंगे वो किस मिलेंगे हमें? नेचुरल हिस्ट्री जो प्लिनी ने लिखी थी। और अर्थशास्त्र में नव्याध्यक्ष का भी नाम आता है। और यहाँ पर देखो 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन जो मिलता था, ऐसी बात जो कही गई है वो किस में कही गई है? इस भाग में गई है। यानी सेना का नेतृत्व जो करता था वो नायक कहलाता था। और नायक को प्रतिवर्ष 12,000 पर्ण वार्षिक रूप में मिलते थे। पर्ण जो है वो मुद्रा थी उस समय की। अब न्याय व्यवस्था जो है यहाँ की कैसी थी? न्याय व्यवस्था, जब बात आती है न्याय व्यवस्था की तो देखो मौर्य सम्राट अशोक के समय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय न्याय बड़ा ही उत्तम था। और अंतिम न्यायालय जो होता था वो राजा होता था।
राजा के पास अंतिम न्याय होता था और उससे पहले न्यायाधीश भी करते थे। मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी और न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर के आदर्शवादी था, यानी कोई भी व्यक्ति है उसको आदर्शवादी न्याय करनी है। अब यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। पहला है धर्मस्थलीय और दूसरा कंटक शोधक न्यायालय। यानी दो प्रकार की न्याय व्यवस्था जो बताई गई है वो किस में बताई गई है? अर्थशास्त्र में बताई है। तो पहला जो आता है धर्मस्थलीय, इस वर्ग में न्यायालय न्यायपालिका के पारस्परिक विवादों को निपटाना का कार्य करता है। नागरिकों के जो पारस्परिक विवाद होते थे उनको निपटाने का, इन्हें दीवानी अदालत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवानी अदालतें भी कहते थे। जैसे चोरी, डाके, लूटपाट, यानी छोटे जो काम होते थे उनको धर्मस्थलीय कार्यों में निपटाया जाता था। यानी कुवचन करना, मानहानि, मारपीट, यानी साधारण जो मामले होते थे वो इसी में होते थे। और जो बड़े मामले आएंगे वो कहाँ जाएंगे? कंटक शोधक में जाएंगे। तो कंटक शोधक है राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले, यानी राजा की सेना और नागरिकों के मध्य कोई विवाद हुआ है तो कहाँ होगा? कंटक शोध न्यायालय में जाएगा। और न्यायालय को कंटक शोध न्यायालय कहा गया जिसमें फौजदारी अदालतें लगती थी। और यहाँ पर व्यावहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। जनपद का जो न्यायाधीश है उसको रज्जुक कहा गया था और व्यवहारिक को, महामात्र को नगर न्यायाधीश कहा गया था। चाणक्य के अनुसार यहाँ पर भी 4 मुख्य अंग थे। न्याय शासन व्यवस्था के 4 अंग माने गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा राज शासन। पहला कौन सा? धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा राज शासन, यानी 4 जो अंग माने गए हैं राज्य व्यवस्था के, शासन के। और कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है। अब ये 3 प्रकार के अर्थदंड कौन से है? पहला है पूर्व साहस, यानी दंड को जो नाम दिया गया वो साहस नाम दिया गया है। पूर्व साहस पहला दंड है। दूसरा है मध्यम साहस, मध्य साहस। और तीसरा जो नाम आता है उत्तम साहस, उत्तम साहस। यानी 3 प्रकार के जो यहाँ पर नाम किसके आए हैं आपसे पूछा जा सकता है। यानी अर्थदंड जो दिए गए थे वो 3 प्रकार के दंड का उल्लेख आता है अर्थदंडों में। पूर्व साहस, मध्य साहस और उत्तम साहस है। ये 3 प्रकार के जो चाणक्य की जो पुस्तक है उसमें मिलता है। और यहाँ पर जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी कहता है। यानी मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था उत्तम थी और यहाँ पर स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए भी छूट दी गई थी। और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। और उनमें से कुछ गणिकाओं को, यानी जो थोड़ी विद्वान होती थी, उन्हीं में से कुछ गुप्तचर भी बनाए गए थे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो किसके अधीन रखा गया था? इनका पृथक अमात्य होता था। और ये जो अमात्य होता था जिसे महामात्यास्पर्श कहा गया है। यानी गुप्तचर विभाग जो है, जो गुप्तचर विभाग जो पुरुष है उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। यानी गुप्तचर का कार्य करने वाले को कहा गया है गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्तचर विभाग में जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता था उसे किस नाम से पुकारा गया है? तो आपको आंसर देना है गूढ़ पुरुष के नाम से पुकारा गया है। और यहाँ पर नर गुप्तचर को, नर को जो 3 नाम से संबोधित किया गया है। अब ये 3 नाम जो है कौन कौन से हैं? संति, तीक्ष्णा और शरद। संति, तीक्ष्णा और शरद, ये तीनों नाम जो आते हैं नर गुप्तचर के लिए आता है। और स्त्री गुप्तचर है उसके भी 3 नाम आते हैं। अब ये 3 नाम कौन कौन से हैं? वर्सली, भिक्षुकी और परिवारजक। वर्सली, भिक्षुकी और परिवारजक, ये तीनों नाम जो आते हैं स्त्री
गुप्तचर के भी नाम आते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उस समय गुप्तचर व्यवस्था जो थी मौर्य काल की बहुत ही उत्तम थी। और मौर्य काल में जो मंत्री है उनको नाम दिया गया था तीर्थ। और यहाँ पर कुल मिलाकर के तीर्थों की संख्या आती है 18। तो इनका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तीर्थ जो आते हैं 18, कौन कौन से तीर्थ थे। और इनको पहला जो था मंत्री, अब पहला जो तीर्थ था मंत्री था, जो कि प्रधानमंत्री के नाम से जाना गया था। दूसरा आता है पुरोहित, राजा की जो धार्मिक कार्यों में जो सहायता करने वाला था वो था पुरोहित था। ये दूसरा तीर्थ था जो कि प्रधानमंत्री के समान था ये भी। तीसरा था सेनापति, युद्ध के समय सहायता करने वाला व्यक्ति जो होता था उसको नाम दिया गया है युद्ध विभाग का मंत्री यानी सेनापति को कहा गया है। चौथा आता है युवराज, जो कि राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था इसको, युवराज को। और एक युवराज नियुक्त किया जाता था। और युवराज जो होता था परिवार के सदस्यों में से भी एक होता था। पांचवा जो तीर्थ माना गया है वह है समाहर्ता। समाहर्ता, और समाहर्ता का जो कार्य आता है वह है राजस्व विभाग का प्रधान होता था, वित्त मंत्री होता था। ये आरपीएससी 2009 में लेक्चर में पूछा गया है। यानी वित्त विभाग का जो अध्यक्ष माना गया वो किसको माना गया है, समाहर्ता को। वित्त विभाग, राजस्व विभाग का अध्यक्ष माना गया है समाहर्ता को। उसके बाद छठा आता है शनिधाता। शनिधाता, और शनिधाता का जो कार्य है वो है राजकीय कोषाध्यक्ष का कार्य था, यानी राजकीय कोषाध्यक्ष जो इसी के हाथ में होता था। सातवां प्रदेष्ठ, प्रदेष्ठा। प्रदेष्ठा का जो कार्य है वह है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश माना गया इसको, यानी फौजदारी न्यायालय है उसका न्यायाधीश है वो कौन है, प्रदेष्ठा था। और आठवां व्यक्ति जो आता है, ये सातवां हो गया, और आठवां व्यक्ति था नायक। नायक का जो कार्य है सेना का संचालन करना है, और सेना का जो संचालन करता था वो नायक करता था। नौवां जो नाम आता है वो था नौवां कर्मांतिक। कर्मांतिक, और कर्मांतिक जो कहा गया है वह है उद्योगों और कारखानों का जो अध्यक्ष है वो कर्मांतिक कहता है। कौन का, उद्योगों वह कारखानों का जो प्रमुख होता था वो कर्मांतिक कहलाता था। 10वां जो व्यक्ति आता है मंत्री परिषद का 10वां दंडपाल था। दंडपाल, तो दंडपाल का नाम आया है, और दंडपाल का है पुलिस अधिकारी को। तो पुलिस अधिकारी दंडपाल का कार्य करता था। 11वां व्यक्ति, 11वां जो मंत्रिमंडल का प्रसिद्ध है, 11वां जो तीर्थ है वो किसको कहा गया था, व्यवहारिक को कहा गया है। व्यवहारिक 11वां है। और व्यवहारिक की जब बात आती है तो नगर का प्रमुख न्यायाधीश जो होता था वो व्यवहारिक कहलाता था। 12वां तीर्थ जो है वह है नागरक। नागरक, अब नागरक का जो कार्य है वह है नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर का कोतवाल, यानी वर्तमान का जो एसआई होता है, सर्किल इंस्पेक्टर होता है, सीआई, उसको कहा गया है नागरक। 13वां तीर्थ जो आता है वह है दुर्गपाल, यानी दुर्गपाल का नाम से पता चल गया कि दुर्ग की रक्षा का भार जिसके ऊपर है वो क्या होगा, दुर्गपाल कहलाया। फिर 14वां है अंतपाल। अंतपाल, अब अंतपाल की जब चर्चा आती है तो यानी अंतःपुर की देखभाल करने वाला। अंतःपुर जो कहा गया है जहाँ पर राजा के परिवार की महिलाएं निवास करती थी उसको कहा जाता था अंतःपुर, और अंतःपुर का जो जिसके पास विभाग था वो कहलाया अंतपाल, और ये भी किसी महिला को ही दिया जाता था। 15वां है आठविक। आठविक, अब आठविक की जब चर्चा आई थी वन विभाग आ जाता है, यानी आठविक जो था वन विभाग का देख रेख इसके पास होता था। 16वां तीर्थ नाम आता है दोवारिक। दोवारिक, अब दोवारिक का जो कार्य है वो राजमहलों की देखभाल करने का था,
यानी राजमहल है, उसकी दीवार है वो ढही तो नहीं है या और कोई घटना तो नहीं हो, तो वो सारा कार्य किसका था? द्वारिक का था, राजमहलों का। उसके बाद में है आंत वसिक। आंत वसिक। अब आंत वसिक का जो कार्य है, सॉरी अपने जो अंतपाल जो था सीमावर्ती दुर्ग था ये। देखो अंतपाल है, ये तो है सीमावर्ती, थोड़ा नाम मिलते जुलते हैं। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गों का रक्षक। और आंतवसिक है, ये आएगा उसका जो मैंने पहले बताया था। आंतवसिक का अर्थ है कि अंतःपुर की रक्षक माना गया आंतवसिक को। दोनों नाम मिलते जुलते, थोड़ा सा ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाती है कई बार। और लास्ट का है मंत्री परिषदाध्यक्ष, यानी परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसको मंत्री परिषदाध्यक्ष बोला गया है। मंत्री परिषदाध्यक्ष। ये इस प्रकार से 18 कुल मिलाकर के तीर्थ होते थे। और यहाँ पर देखो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का आधारित इनकी अर्थव्यवस्था थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल की जो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? पशुपालन, कृषि, वाणिज्य। और यहाँ पर जो वाणिज्य कार्य होता था, खान, नमक और अस्त्र शस्त्र का व्यापार ज़्यादा होता था। और यहाँ पर अर्थशास्त्र में कृष्ट का भी नाम आता है। कृष्ट का मतलब जोते हुए खेत, और अकृष्ट का मतलब बिना जोता हुआ खेत के भी नाम आता है। और भूमि की अलग अलग प्रकार भी यहाँ पर बताया गया है। और साथ में ये भी वर्णन आता है कि इस देश में अकाल भी पड़ते थे। तो ऐसी बात जो आती है किसमें आती है? चाणक्य की अर्थशास्त्र में आती है। तो ये सारी जो चर्चा थी मैंने की है वो प्रशासनिक व्यवस्था की है, अर्थव्यवस्था की चर्चा की है। और आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।